बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के प्रोग्राम में 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे, जिसमें एक ऑडियो लेक्स के हवाले से आज राना सनाउल्लाह का एक पेक ऑडियो आए हैं और मैं चाहता हूं कि वो भी आप सुन ले कि पाकिस्तान के अंदर जो खेल शुरू किया गया है उसके अंदर किस किस्म की चीज़ें हो सकती है और किस तरीके से पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम कर दिया गया। उसके साथ साथ दहशतगर्दी के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज्म सेक्टर है उसको एक बार फिर निशाना बनाया गया है, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म बहाल हो चुका था। बाहर दुनिया से लोग आ रहे थे और मुकामी लोगों की ज़िंदगी भी तब्दील होती जा रही थी। उसमें कुछ कारोबार भी दोबारा बहाल होते जा रहे थे, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ANP क्या PDM को छोड़कर निकलने वाली है, मतलब PDM से भागने वाली है ANP, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और साथ FIA की तरफ से तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये भी आज के प्रोग्राम में इस पे भी बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं जो बदकिस्मती की वजह से पाकिस्तान के अंदर ऑडियो लेक्स के नाम पे एक ड्रामा शुरू किया गया है और उससे पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया गया। देखिए, इसके अंदर जो भी लोग शामिल है इसका रिस्पॉन्सिबल तो हुकूमत है। मतलब आप हुकूमत तो ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि वो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर हुकूमत इस ऑडियो लेक्स के या इस पूरे ड्रामे के अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर ये उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसके अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनको विद इन 2 और 3 डेज गिरफ्तार करके कौम के सामने लेकर आ जाते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 3 हफ्ते से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है और अभी तक हुकूमत ने एक भी बंदे को गिरफ्तार नहीं किया। इसी वजह से इसके तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत के ऊपर है और लोग ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हुकूमत कर रही है। अगर हुकूमत परस करे, हुकूमत ये कहती है जिस तरह के वज़ीर आज़म ने कहा कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, तो फिर कौम को ये बताया जाए कि अगर इसके अंदर इनका कोई रोल नहीं है तो फिर अभी तक लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अगर कहते हैं कि उन तक हम पहुंच नहीं सकते तो क्या ये कोई मुश्किल काम है कि उन लोगों तक वो पहुंच जाए। जो रिसेंटली FIA का एक रिपोर्ट आया है उसके अंदर अगर जितने भी लोगों ने ट्विटर के ऊपर अगर कोई पोस्ट किया है तो उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके टेलीफोन नंबर, उनके घर के पते, उनके फैमिलीज के डिटेल, वो सारी चीज़ें उस रिपोर्ट के अंदर शामिल कर दी गई हैं। तो अगर आप ये काम कर सकते हैं तो क्या यहाँ पे जिन लोगों ने इस पूरी खेल के अंदर हिस्सा लिया तो उन तक आप नहीं पहुँच सकते? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है और इसका जवाब हुकूमत को देना पड़ेगा। लेकिन अभी तक हुकूमत ने इस बात की जवाब कौम को नहीं दी। इसी वजह से कौम हुकूमत को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है। और बुनियादी बात यह है कि अगर हुकूमत इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर इमरान खान के जो ऑडियोज सामने आ गई उस पर 2-2 और 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज़ाना क्यों की जाती है, उस पर वज़ीर आज़म से लेकर वो बाकी वज़रा तक बयानात क्यों जारी किए जाते हैं। अगर ये चीज़ हुकूमत ने नहीं की तो फिर ये लोग इसकी तस्दीक किस तरह कर रहे हैं कि जो एक्सपर्ट है वो कह रही है कि ये जाली है और ये लोग वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म आकर कहते हैं कि नहीं ये असली है। तो अगर ये असली है, परस करे एक्सपर्ट कहते हैं कि ये जाली है, आप यहाँ से कह रही है कि ये असली है, तो फिर आपके पास कोई सबूत भी इस चीज़ की मौजूद होगी। इसका मकसद ये है कि आप लोगों ने इस पूरी चीज़ को क्रिएट कर दिया है, इसी वजह से आप लोग कह रहे हैं कि ये असली है। अभी बुनियादी सवाल क्या है? बुनियादी सवाल ये है कि अगर ये चीज़ें हुकूमत ने आउट कर दी हैं, ये ऑफिशियल सीक्रेट है, और जब ऑफिशियल सीक्रेट अगर वज़ीर आज़म हाउस से लीक की जाती है तो फिर जितने भी लोग हैं उनको डील किया जाएगा अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तमाम वो लोग जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर इस किस्म की चीज़ों के सिक्योरिटी के रिस्पॉन्सिबल हैं वो तमाम के तमाम लोग इस एक्ट के तहत फिर
ट्रायल उनकी की जा सकती है, और अगर उनकी ट्रायल होगी तो वो 14 साल के लिए जेल जाएंगे। उसके अंदर तमाम लोग, ख्वाह जो भी शामिल है, इवन कि वज़ीर आज़म तक बात जा सकती है, क्योंकि अभी अगर इन्वेस्टिगेशन होगी और जिन लोगों ने इस चीज़ को लीक किया उनसे ये सवाल किया जाएगा कि आप लोगों ने किसके कहने पे ये सारा काम किया है, और अगर वो बता दे कि फला बंदे के कहने पे ये चीज़ें हमने कर दी हैं, तो उस बंदे के साथ साथ जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो इस एक्ट के तहत उनको डील किया जाएगा, और जब वो डील होंगे, उनके खिलाफ मुकदमात होंगे, तो फिर वो 14 साल के लिए जेल में जा सकते हैं। अभी सवाल ये है कि इससे न सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम किया गया, बल्कि इससे पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज के पूरी दुनिया के अंदर एक नाम था, और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज सबसे मौसर इंटेलिजेंस एजेंसीज करार दिए जाते थे। लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान के इन इदारों के साथ वो जुल्म किया कि अपने सियासी मुफादात के लिए पाकिस्तान की इन कौमी इदारों को तबाह कर दिया, जो 75 साल में बड़ी मुश्किल से इस मुकाम तक पहुंचे थे और पूरी दुनिया के अंदर उनका एक नाम था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि इन इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपने सियासी मकासद के लिए इनको कुर्बान कर दिया गया, और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तानी कौम की है। याद रखें कि ये एजेंसी किसी भी पॉलिटिकल जमात की नहीं है, न किसी पॉलिटिकल लीडर की है, ये पाकिस्तानी कौम की है। और जब पाकिस्तानी कौम के इदारों के साथ ये जुल्म किया गया तो इनके खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई। ये पाकिस्तानी कौम का एक बड़ा सीरियस सवाल है, और इसका जवाब मेरे ख्याल में उन तमाम इदारों को देना पड़ेगा जो अभी तक इन लोगों को गिरफ्तार करने में नाकाम हुई। इनकी गिरफ्तारी इतनी मुश्किल काम नहीं थी, वो बार बार ये बात हम कह रहे हैं कि जो इनका एक व्हाट्सएप मखसूस ग्रुप है जिनके अंदर कुछ दानिश्वर शामिल है, आप सिर्फ उस व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करें और ये काम पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज कर सकते हैं कि उस ग्रुप के अंदर जो लोग शामिल हैं उन लोगों को ये ऑडियो किसने भेजी, तो उसका नंबर आ जाएगा। जब नंबर आ जाए तो उस बंदे तक आप पहुंच जाएंगे। जब आप वहां तक पहुंच जाए, उसको गिरफ्तार करें, उनसे पूछ ले कि ये सारी चीज़ें आपको किसने दी थी और आपको किसने कहा था कि ये इन लोगों के साथ इस ग्रुप में शेयर करें। तो जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में ये खुद ही इसमें कुछ दिलचस्पी नहीं ले रही, और इसी वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो गई। एक और जो सीरियस मसला है वो गिलगित बल्तिस्तान की सीनियर मिनिस्टर को अगवा किया गया था बाबू सर के मुकाम पे। वो गिलगित से इस्लामाबाद आ रहे थे, उनके साथ अपना बेटा भी था, बाकी लोग भी उनके साथ थे, और उनको वहाँ पे मिलिटेंट्स ने पकड़ के उनको गिरफ्तार किया। और फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और मुकामी मशरान है उन्होंने उन मिलिटेंट्स के साथ मुज़ाकरात किए, और मुज़ाकरात के बाद फिर उनको रिहा कर दिया गया। फिर उनके अपने मुतालबात भी थे, और मुतालबात उनके ये थे कि उनके जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा करे। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो वुमेन ख़वातीन के मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उस पर पाबंदी आयद करी। इस किस्म के मुतालबात तो डॉन अखबार के मुताबिक उनके सामने आ गए हैं। देखिए, ये एक साजिश है। साजिश किस तरह है? पहले सवात को टारगेट किया गया, दीर को टारगेट किया गया, और अभी गिलगित बल्तिस्तान को टारगेट किया गया। गिलगित बल्तिस्तान और मलाकन डिवीज़न पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म के हवाले से मेन स्पॉट्स हैं, जहाँ पे जो एक सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर थी और वो उसके खात्मे के बाद यहाँ पे टूरिज़म दोबारा बहाल हुआ था। न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से बल्कि बैरूनी दुनिया से काफ़ी सारे लोग इन इलाकों की तरफ आ रहे थे, और यहाँ पे हमारे मुकामी लोगों के कारोबार भी बहाल हुए थे। यहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा सरमाएकारी हो रही थी। यहाँ पे टूरिज़म के मद में काफ़ी पैसा आ रहा था, और लोगों की ज़िंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता खुशहाल होती जा रही थी, और लोगों के रोज़गार भी यहाँ पे शुरू हो चुका था। तो उससे चूँकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा था, पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा था। जिस तरह की स्विट्ज़रलैंड को अगर आप देख लें, जो हमारे नादरन एरियाज़ के
हाफ भी नहीं है। और उनकी एनुअल इनकम अगर आप देख ले तो वो तकरीबन $47 बिलियन हैं। तो इसका मकसद ये है कि अगर स्विट्जरलैंड का ये है हम पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म पे फोकस करें तो अगर उनका $47 बिलियन है तो पाकिस्तान के $100 बिलियन टूरिज्म इंडस्ट्री से हम बड़े आसानी के साथ कमा सकते हैं। और मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान को किसी भी IMF की ज़रूरत भी नहीं होगी, न किसी वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत होगी, ना अमेरिका और बाकी दुनिया से भीख मांगने की ज़रूरत होगी। बल्कि अगर आपकी इस सेक्टर के अंदर इतना पैसा आ जाए तो फिर आपके पाकिस्तान के लिए किसी भी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जब ये सेक्टर अभी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होता जा रहा था, इमरान खान साहब ने उसके अंदर एक बड़ा पॉजिटिव किस्म का स्टेप लिया था कि दुनिया के 170 ममालिक के लिए उन्होंने वीज़ा एक सिस्टम शुरू किया था कि जितने भी टूरिस्ट पाकिस्तान आना चाहते हैं तो वो सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ कर वहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, उनको वीज़ा मिलेगा और विदिन तकरीबन 24 आवर्स और फिर उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आ सकेंगे। और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म की जो इंडस्ट्री थी वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही थी। लेकिन अभी एक सोचे समझे प्लान के तहत हमारे जो सयाहती इलाके है उसको टारगेट कर दिया गया है ताकि यहाँ पे जो टूरिज्म का सेक्टर है वो डेवलप ना हो सके। हालांकि आप पाकिस्तान को देख ले, पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर 140 ममालिक जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं उसमें सबसे जो जिसको कहते हैं इनएक्सपेंसिव, जहाँ पे कीमती बहुत ज़्यादा कम होती है, तो पाकिस्तान का नंबर उसमें 37 नंबर पे है। और इसी वजह से दुनिया के जो टूरिस्ट है परस करीब उनके पास अगर $5000 है वो पाकिस्तान आते हैं तो बड़े मज़े से 2-3 हफ्ते यहाँ पे गुजार सकते हैं और बड़े मज़े से यहाँ पे क़याम कर सकते हैं और बेहतरीन किस्म का खुराक, बेहतरीन किस्म का ट्रांसपोर्ट वो उसमें अपने लिए अरेंज कर सकते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ लोग आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 इश्यूज है, एक सिक्योरिटी का है कि उनको एक पीसफुल एनवायरनमेंट आप दे और दूसरा सड़कों का और जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे फैसिलिटी उनकी क़याम वगैरह का बंदोबस्त करना है। तो वहाँ पे ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई थी कि सड़कें बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था, वहाँ पे होटल्स बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था, अमन व अमान भी बहुत ज़्यादा बेहतर हुई थी। लेकिन अभी एक बार फिर एक मंसूबे के तहत इस सेक्टर को टारगेट किया गया है ताकि पाकिस्तान टूरिज्म साइड पे आगे न बढ़ सके और जो इस सेक्टर से पाकिस्तान $बिलियन एनुअली कमा सकते हैं ताकि उसको पाकिस्तान न कमा सके। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है और मेरे ख्याल में हमारे जो बाइख्तियार लोग हैं उनको इस चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा। ये इनकार काफ़ी नहीं कि वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला ये इनकार करे कि यहाँ पे कोई मिलिटेंट्स नहीं है। देखिए, आपको इन चीज़ों को सीरियस लेना पड़ेगा। आप इन चीज़ों के ज़िम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और अगर आप लोगों ने बर वक्त एक्शन नहीं लिया तो ये जो अभी तक इकदाम किए गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर तो आपकी ये इंडस्ट्री एक बार फिर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। एक और आज ANP की तरफ से एक बयान सामने आया है कि अगर हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए तो उसी सूरत में ANP PDM को छोड़कर निकल जाएगी। ANP का सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर एक नशस्त है। ANP क्यों उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ANP के लिए जो 4 सदा की नशस्त पे उनके सूबाई सदर और असफंदियार वली खान के बेटे वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इमरान खान से नहीं जीत सकते। उनकी पोजीशन 4 सदा के अंदर ये नहीं है कि वो ये इलेक्शन इमरान खान से जीत सके। बुनियादी मसला ये है कि ANP PDM के साथ बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी है। जितनी भी महंगाई आ गई है, जो लोग तबाह हो चुके हैं, पाकिस्तान की मौजूदा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके अंदर जो PDM की जितनी भी इकदामात है वो चूँकि 3 जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान ये सारे फैसले वहाँ पे कर रही है, लेकिन उसके असरात ANP के ऊपर भी आ गई है क्योंकि लोग ANP को भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है कि ANP भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी वजह से वो अभी रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से PDM से निकल जाए और अपना उनके जो उनके पार्टी को नुकसान पहुंचा है अवाम के अंदर उसको
रिकवर कर सके उस नुकसान को। लेकिन मेरे ख्याल में अवाम बड़े समझदार है। ANP इस रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बन गए थे और ये सारी जो पाकिस्तान की तबाही हुई थी उसमें ANP बराबर की शरीक थे। अभी अगर वो भाग रही है, वो निकल रही है, तो कौम इन सारी चीज़ों को समझती है और मेरे ख्याल में उनको जितना वो डैमेज उनकी पार्टी को पहुंच चुका है मज़ीद भी उनको पहुंचेगा, क्योंकि उस वक्त इनको सोचना चाहिए था कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसके नुकसानात क्या होंगे। एक और FIA की तरफ से एक प्लान है और PTI क्लेम कर रही हैं कि उनके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, सैफुल्लाह नियाज़ी को, हामिद ज़मान को और बाकी लोगों को भी लॉन्ग मार्च से पहले गिरफ्तार करने का प्लान है वफाकी हुकूमत का, जो एक सो कॉल्ड किस्म का फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग जो भी है उसके अंदर ये सारी चीज़ें वो करने की कोशिश कर रही हैं ताकि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो कामयाब ना हो सके। लेकिन मेरे ख्याल में उसके लिए PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने रिट दायर की है। लेकिन इस मरतबा बहुत ज़्यादा लोग इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं और जो लोगों से हम सुन रहे हैं और जो लोगों की जज्बात है और जो महंगाई की वजह से लोग मुतासिर हैं, तो इस मरतबा इमरान खान के कॉल का लोग बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं और जब वो कॉल देंगे आज कल परसों 2-3 दिनों में, तो आप देख लेंगे कि खैबर पुख्तनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से, क्योंकि बाकी इलाकों में सैलाब के सूरत हाल ख़राब है तो वहाँ से लोगों का आना मेरे ख्याल में मुश्किल होगा, शायद लोग आ भी जाए। लेकिन इन 4 जगहों से बहुत ज़्यादा लोग इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और वो लाखों के तादाद में हो सकते हैं और मरकज़ी हुकूमत के लिए उनको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा। इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म से लेकर वज़ीर दाखिला तक और मुस्लिम लीग के तमाम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको अभी समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से वो इस सूरत हाल को कंट्रोल करेंगे। लेकिन अब भी हुकूमत के पास टाइम है, अगर वो बाइज्जत तरीके से इन क्राइसिस से निकलना चाहते हैं तो उनके पास ये बेहतरीन रास्ता है कि पूरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान करें और ये कहे कि चलो पाकिस्तानी कौम जो है वो जिसको भी चाहे वो इलेक्ट कर दे और हम मज़ीद इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम पाकिस्तानी कौम की डिमांड पे इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये एक बड़ा बाइज्जत और एक अच्छा रास्ता है और मेरे ख्याल में इसके ज़रिए लॉन्ग मार्च से भी वो बच सकते हैं। तो अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर इस्लामाबाद की तरफ लोग आ रहे हैं और इस मरतबा बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे और उनको कंट्रोल करना मेरे ख्याल में मरकज़ी हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।